जब आप किसी अनजान जगह में जाते हो और मान लीजिए कि आप वहाँ खो गए, तो आप आसपास के लोगों के साथ ज़रूर पूछ लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको उनकी भाषा भी नहीं आती है और ना ही उन लोगों को आपकी भाषा समझ में आती है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? यही परिस्थिति हुई थी मेरे साथ आज से ठीक 5 साल पहले, जहाँ मैं कुनमिंग चाइना में खो गया था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे होटल में जहाँ रह रहा था उसका नाम क्या था। और बिना किसी पुलिस के सहायता के मैं किस तरह से अपने रास्ता ढूंढ लिया, लोगों के साथ पूछ पूछ के, वो भी मुझे ना मुझे उनकी भाषा पता है ना उन्हें मुझे मेरी भाषा पता है। ये किस तरह से मैंने किया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये घटना मेरे साथ घटी थी आज से ठीक लगभग 5 साल पहले, जब मैं जुलाई 2016 में चाइना में 2 शहरों में कॉन्फ्रेंस, 2 अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस में गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शंघाई गया था, और शंघाई, कोलकाता से शंघाई गया था, और शंघाई में बहुत सारे जगह घूम लिया। उनके जो 16 मेट्रो लाइनें हैं उनमें से भी 13 मेट्रो लाइनें मैंने उसमें सफ़र किए थे, और काफ़ी वहाँ के आसपास के जो एथनिक विलेजेस थे वो, और इनफैक्ट इवन जितने भी शंघाई के जगह है वो घूम लिए थे। उसके बाद शंघाई से मैं सियान नाम के शहर में आ गया, जो कि मध्य चाइना, सेंट्रल चाइना में है। और वहाँ भी मैंने हुआशान माउंटेन्स जो है, जो कि ये इस तरह से एकदम सीढ़ियाँ बहुत ही स्टीप है, और वहाँ पर भी मतलब माउंटेन एकदम 90 डिग्रीज के एंगल में है। और वहाँ भी मतलब इस तरह से आप फोटो में देख सकते हो साइड में कि किस तरह से मतलब इसका ट्रैकिंग होता है। तो ये ट्रैकिंग वगैरह करने के बाद मैं सियान से, मेरी वापसी थी कोलकाता के लिए। उसके लिए मुझे सियान से बाई फ्लाइट जाना था एक शहर कुनमिंग, और कुनमिंग से मुझे कोलकाता आना था। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, और ये फ़्लाइट का नंबर था MU2361। तो ये उस वक्त शायद बारिश का टाइम था, तो इसलिए कुछ रेनफॉल में कुछ दिक्कत हो गई। तो इसके वजह से मेरी जो पहली फ़्लाइट थी, जो सियान से कुनमिंग की तरफ थी, वो फ़्लाइट डिले हो गई। वो फ़्लाइट, मैं बहुत टाइम चेक इन वगैरह करने के बाद वो फ़्लाइट के लिए मैं वहाँ बोर्डिंग के लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आसपास काफ़ी सारे भीड़ भी हो रही है। लेकिन पता नहीं, टाइमिंग भी हो गया, बोर्डिंग का टाइम भी हो गया, मेरे पास जो बोर्डिंग पास था वो टाइम क्रॉस करके आधा घंटा हो गया, और ऑलमोस्ट फ्लाइट का डिपार्चर का टाइम हो गया। लेकिन मैं लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई MU2361 का क्या स्टेटस है, ये फ्लाइट का क्या हो गया, और किसी को कुछ भी कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको किसी मतलब अल्लाह इंग्लिश समझने वाले ना के बराबर लोग थे। तो और मेरे पास उस वक्त ना ही सिम कार्ड था, ना ही मोबाइल था, और वहाँ पर किसी आसपास भी किसी को मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरी गूगल की आदत थी, और गूगल तो चाइना में बैन है, तो मैं सर्च भी करूंगा किससे, ये भी एक मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो एनीवे कोई सिंगापुर के कोई सज्जन थे, तो उन्होंने बताया कि ये फ़्लाइट जो है ये बीजिंग से आती है, और बीजिंग में बारिश हो रही है इसलिए फ़्लाइट डिले है, अभी तक ये फ़्लाइट बीजिंग से छूटी भी नहीं है। तो एनीवे फिर से फ़्लाइट छूट गई वहाँ से, और करीब करीब 3 घंटे बाद सियान में पहुंची, और फिर सियान से 3.5-4 घंटे लेट छूटी फ़्लाइट, जिसके वजह से मेरे कुनमिंग से कोलकाता वाले फ़्लाइट के टाइमिंग के बाद पहुंच गई। और ये जो कुनमिंग से कोलकाता सिर्फ दिन में एक ही फ्लाइट चलती है, मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक फ्लाइट चलती है। तो मैं वहाँ कुनमिंग में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के डेस्क में चला गया, और वहाँ मैंने वो पूछा कि ये इस तरह से मेरा हुआ है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा फ्लाइट तो भाई एक ही चलती है। तो मैंने कहा मैं तो 24 घंटे एयरपोर्ट में बैठ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, फॉर्चुनेटली उनको इंग्लिश बात करना आता था, वो फ्रंट डेस्क में जो लेडी थे उनको। उन्होंने कहा डोंट वरी, कुछ प्रोविजन कर देंगे। तो उन्होंने कुछ चाइनीज में लिख दिया, और मुझे 5 स्लिप्स दे दिए, और उन्होंने कहा आपके पासपोर्ट के साथ ये स्लिप्स जरूर रखना, और ये स्लिप्स है आप जहाँ जहाँ बताएंगे वो उन लोगों को देते जाना, जैसे जैसे लोग मांगते जाएंगे। और उन्होंने बताया एयरपोर्ट के बाहर जाइए, ये ऐसे ऐसे मेटाडोर वैन रहेगी जो आपको एक होटल में ड्रॉप कर देगी, और आपको दूसरे दिन मतलब ये खाने का वगैरह इंतजाम भी हो जाएगा, और दूसरे दिन शाम को वापस वहाँ से फ्लाइट आपको कोलकाता के लिए वापस मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, मतलब रात के शायद 1:30-1:45 बज गए थे, और वो जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया वैसे ही मतलब एक वैन थी। तो वो स्लिप्स थे, उनमें से एक पिंक कलर की 2 स्लिप्स थे, उनमें से एक स्लिप उन्होंने ले लिया, वो ड्राइवर ने। शायद से वो पिंक स्लिप्स, जो 5 स्लिप्स थे उसमें से एक स्लिप थी
फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल, उसके लिए जो ट्रांसफ़र, फिर एक रिटर्न वाली, मतलब जब भी फ्लाइट का टाइमिंग हो जाता है तो वापस होटल से एयरपोर्ट के लिए थे। उसके बाद होटल में एक रात का स्टे था, और उसके बाद होटल में ही लंच और डिनर की व्यवस्था, मतलब उसका प्रबंध किया था। ये सब एयरलाइंस वालों ने ही किया था। तो ऐसे कुछ भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिया नहीं कि होटल के बाहर मत जाइए वगैरह। तो रात को करीब 2:30-3 बजे वगैरह होटल में पहुंच गया मैं, और कौन सा होटल क्या है वो कुछ भी आइडिया नहीं, सब कुछ चाइनीज में लिखा है, आसपास भी चाइनीज में लिखा है। फॉर्चुनेटली सिर्फ नंबर्स है कि जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हुए, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मैं कहाँ हूँ, ना ही लोगों को पता है, कुछ किसी को भी नहीं पता। आसपास के जो लोग, मेरे जैसे जो लोग थे, वो भी लगभग सभी लोग चाइनीज थे। मुझे किसी बंदे के साथ शेयरिंग में रूम दे दिया, क्योंकि मैं भी सिंगल ही आदमी था और वो बंदा भी सिंगल ही था। तो फॉर्चुनेटली वो हांगकांग का था, उसको इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत। तो मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि ब्रेकफास्ट यहाँ यहाँ नीचे नीचे इन कुछ इंतज़ाम किया है, और ब्रेकफास्ट का भी टाइमिंग ख़त्म होने के बाद ही मैं पहुँच गया, तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं मुझे, कुछ तो खीर वगैरह खा लिए। एनीवे उसके बाद मैं सोचा कि अभी 7:30-8 बज गए हैं, और दिन भर यहाँ होटल में रह के करूँगा क्या। तो फिर वहाँ मतलब नीचे रिसेप्शन में मैं वाईफाई मिल गया, और वहाँ पर कोई कोई वेबसाइट्स खुल रहे थे। तो वहाँ चाइना ट्रैवल चाइना गाइड.com, जो कि उनका टूरिस्ट वेबसाइट है चाइना का, काफ़ी मतलब प्राइवेट वेबसाइट है, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वो वेबसाइट में मैंने लॉगिन करके कुनमिंग में क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए वो देख ली, और जो नॉर्मल सिटी में रहता है म्यूजियम वगैरह ये सब है, मैंने कहा ये सब देख के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। एक जगह मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो यूनान नेशनलिटीज़ विलेज। तो इस विलेज में क्या हुआ था कि मतलब इस विलेज में क्या है कि वहाँ पर जो यूनान प्रोविंस है, कुनमिंग जिसका कैपिटल है, वो यूनान प्रोविंस में काफ़ी सारे ट्राइब्स है, और वो सब 16-17 ट्राइब्स है। तो उन सब ट्राइब्स का एक साथ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, कि जिसमें अलग अलग जगहों में उनका मतलब ट्रेडिशन, कल्चर, उनके घर, उनके डांसेस, उनके फोक डांसेस वगैरह, ऐसे बहुत सारे शोज होते हैं। तो ये देखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगते हैं। और अगर आप लोग अगर कुनमिंग वगैरह उस तरफ अगर जाओगे तो मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इस जगह जाना। ठीक है, 3-4 घंटे भी शायद कम पड़ेंगे, मैं तो कहूँगा कि शायद पूरा दिन ही लेके जाना। एनीवे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे पहुँचना है। तो ये वहाँ लिखा हुआ था कि चाइना मतलब कुनमिंग ईस्टर्न बस स्टेशन से कुछ बस रूट्स दे दिए थे, 76, 46 जो भी है, आप एक बार आप वेबसाइट में देख लीजिए, मतलब 10-15 रूट्स मिलते हैं वहाँ से। तो चाइना मतलब वहाँ पर जो यूनान कुनमिंग ईस्टर्न बस स्टेशन में कैसे पहुँचा जा सकता है, ये मैंने मेरे साथ जो शेयर कर रहा था रूम उसको मैंने पूछ लिया, और उन्होंने बताया कि ये मतलब आपको पहले ये शायद ये सो एंड सो बस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको कोई बस मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब 3 बार शायद चेंज करना होगा, देखना होगा जो भी है। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा कि ये ईस्टर्न बस स्टेशन को चाइनीज में कैसे लिखोगे। तो उसके मोबाइल में उसने लिख लिया कि ये ऐसे लिखते हैं, सिर्फ वो 2 लेटर्स थे उनके। तो वो मोबाइल का मैंने स्नैपशॉट ले लिया, और मैं बाहर गया। बाहर जाके करीब 9 साढ़े 9 बजे बाहर निकला मैं, और मैं वहाँ के ट्रैफिक पुलिस में पूछा कि मुझे ये ईस्टर्न बस स्टेशन बस पकड़नी है, तो कौन सी बस मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने वहाँ पर एक बस स्टॉप की तरफ मुझे दर्शाया कि ये बस स्टॉप है, और यहाँ पे आपको ये बस मिलेगी। ये सब सिर्फ मतलब बोलने में नहीं है, सिर्फ एक्शन में, बस ये मिलेगा। तो मुझे पहले लगा 2, तो वहाँ 2 भी थी, तो बस नंबर 2 है क्या, ये मैंने दिखा है, तो बोला नो 11। तो मुझे पता चल गया अच्छा 11 होगा शायद से। तो मैंने कैलकुलेटर, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के 11 टाइप किया, बोला हाँ 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 11, और जस्ट पीछे पीछे 11 बस आ ही रही थी, तुरंत मैंने वो बस पकड़ ली। अभी पकड़ ली बस, सीट भी मिल गए, मैं एकदम खुश हो गया। और वहाँ पर जितने भी पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, वहाँ कंडक्टर सिस्टम नहीं है, वहाँ पर हमें डिपॉजिट करना है। तो मतलब कॉइन डिपॉजिट करके वगैरह ये सब के चक्कर में कितना पैसे है क्या है, ड्राइवर को पूछना, पैसेंजर्स को पूछना, पूछते पूछते ये सब होके मैंने सीट ले ली, और बस मतलब लगभग 2 किलोमीटर वगैरह आगे निकल चुकी थी। उसके बाद में रियलाइज हो गया कि अरे मैंने ये बस पकड़ी कहाँ से है। ना मुझे होटल का नाम पता है, ना मुझे जगह का नाम पता है, और ना ही मुझे ये बस का सिर्फ डेस्टिनेशन पता है, लेकिन मैं लोगों को भी उसका मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या। लेकिन मैं अगर वहाँ से वापसी करूँगा तो मैं कैसे करूँगा वापसी।
तो ये अभी मैं पूछूंगा भी कैसे लोगों को कि भाई मैं बस कहाँ से पकड़ा हूँ, तो लोग क्या समझेंगे मुझे। और अगर किसी को पहले से समझ में ही नहीं आता, अगर समझ में आ जाता तो क्या समझेंगे लोग कि भाई मतलब क्या। एनीवे तो फॉर्चुनेटली एक मतलब पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम होता है वहाँ पर। और मतलब हर एक बस स्टॉप जब आता है तो जैसे हमारे यहाँ कैसे मेट्रो में अनाउंसमेंट होती थी अगला स्टेशन सो एंड सो, तो वहाँ हर एक बस स्टॉप में वो बस में अनाउंसमेंट होती थी। तो मैं देवनागरी स्क्रिप्ट में वो जो मतलब जो वो लोग बोल रहे थे वो मैंने कंजिक्यूटिव 4-5 स्टॉप्स लिख लिए। इसलिए 4-5 स्टॉप्स लिख लिए क्योंकि मतलब कंफ्यूजन ना हो, मान लो कि कोई स्टॉप होगा महात्मा गांधी नगर, तो महात्मा गांधी नगर तो बहुत सारा है, अगर ऐसे कुछ है मान लो इंडिया में, तो वैसे अगर ना हो तो इसलिए मैंने 4-5 स्टॉप्स लिख लिए ताकि मतलब आगे देखा जाएगा। तो वो ईस्टर्न बस स्टेशन में पहुंच गया। वो ड्राइवर को मैंने कहा कि मुझे ये जगह जाना है, तो वो ड्राइवर ने मुझे एक और बस में बताया कि ये बस पकड़ लो, ये आपको ईस्टर्न बस स्टेशन में छोड़ देगी। मेरे साथ ऐसे बस सिंबल में आओ आओ इधर आओ, और वहां पर जाके ये बस दिखाया। तो वो बस में चढ़ गया फाइनली, और आधा 1 घंटे बाद में वहां पहुंच गया। तो मुझे ईस्टर्न बस स्टेशन पहुंचने के लिए 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। वहां पहुंचने के बाद करीब 10-15 मिनट इंतजार करके मुझे वो गेम्स, ये जो यूनियन नेशनलिटी विलेज है उसकी मुझे बस मिल गई, और करीब आधे पौने घंटे में मैं वहां पहुंच गया। और बहुत बढ़िया सी जगह थी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम फैंटास्टिक जगह थी। उसमें अलग अलग ट्राइब्स थे, और इनफैक्ट ये जो कुनमिंग प्रोविंस है ये इंडिया और बर्मा बॉर्डरिंग प्रोविंस है। तो काफ़ी सारे ट्राइब्स थे जो कि अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, जैसे कि लिसू ट्राइब तो वहाँ भी था, हमारे यहाँ भी अरुणाचल में लिसू ट्राइब है। वहाँ पर जिंगपो ट्राइब था जो कि हमारे यहाँ सिंगपो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मतलब हमारे जो बोरडुमसा और ये लीडो वगैरह जो एरियाज़ है, जो आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और जो टूवर्ड्स मतलब लोहित डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है अरुणाचल के, तो वही सेम ट्राइब से उनका कल्चर है वहाँ पर। मतलब उनके मतलब एक एमएलए सीट भी है उनके, तो सेम था कल्चर। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग थे, और मतलब उन ट्राइब के लोग भी थे, उन ट्राइब का खाना भी था। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग ट्राइब्स की उन्होंने जगह बना ली थी। और मतलब एक के पीछे एक कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज भी थे, टाइम टू टाइम हर आधे आधे घंटे में कोई ना कोई परफॉर्मेंस होता था। एनीवे तो मतलब जल्दबाजी में मैंने दौड़ दौड़ के मैंने देख लिए सब, और बाद में फिर करीब 2-2:30 बजे मैं वापस निकलने का टाइम हो गया। वापस निकल के मैं एज यूजुअल, वो बस मुझे पता थी ईस्टर्न बस स्टेशन के लिए, मैंने बस पकड़ ली। अब बात आती है कि उसके बाद मुझे वापस जाना कैसे है। तो मैं लोगों को, मैं ये जो मैंने देवनागरी में लिखा था वो मैं पूछने लगा कि ये कैसे है, कहाँ कैसे क्या है, लेकिन किसी को भी ये डेस्टिनेशन पता नहीं थे। तो मैंने फॉर्चुनेटली जस्ट ये बस जो मैंने पकड़ी थी फ्रॉम एन अननोन बस स्टेशन टू ईस्टर्न बस स्टेशन, ये बस का मैंने फोटो ले लिया था फॉर्चुनेटली। तो ये फोटो से वजह से मुझे पता चल गया कि ये मतलब ये फोटो मैंने दिखाया लोगों को, तब उनको पता चला कि हाँ ये बस स्टेशन से ये बस छूटती है। C73 उसका रूट का नाम था, जो फोटो मेरे पास अभी भी है फॉर्चुनेटली। तो ये जो बस मैंने लोगों को पूछ पूछ के उन्होंने भी कहा कि हाँ ये चुम्पो, कुछ उनका भाषा में वो लोग कुछ बोलते थे चुम्पो या कुछ, तो अच्छा चुम्पो, सो ये चुम्पो के लिए अब वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो वो बस भी दिख गई आते आते खाली। वो ड्राइवर को भी मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है, कहाँ से पकड़ना है, तो वो भी वो बता रहा है ऐसे घूम के आओ। तो दौड़ दौड़ के मैंने वो बस फाइनली पकड़ ली। वहाँ से वो जो अननोन बस स्टेशन में पहुँच गया। वहाँ पर मैंने बताया कि ये देवनागरी के ये वर्ड्स ये चीज़ें, ये जगह ये है कि नहीं, कोई बस ऐसे जाती है इस जगह में। तो वो भी जो कंडक्टर 4-5 कंडक्टर्स या 4-5 बस ड्राइवर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ इसका बस स्टॉप वहाँ है। तो मतलब वो भी पैदल चल चल के वो बस स्टेशन का वो लास्ट बस स्टॉप था, वहाँ पकड़ के वो बस मिल के फिर वो बस ड्राइवर को मैं क्या बताऊँ कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मुझे मेरे होटल का नाम नहीं पता था और वो होटल का लोकेशन भी पता नहीं था। तो मैंने ये बताया कि ये जगह का नाम है सो एंड सो, तो ये जगह के आगे जाना है मुझे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने बस मैंने जो जगह बता दी वहाँ तक के लिए उसने बताया ठीक है तो तुम मतलब दे दो, तुम 5 युआन दे दो। तो मैंने कहा मैंने तो लास्ट टाइम 10 युआन दिया था। उसने कहा नहीं 5 ही दे दो। तो 5 युआन ने, और बाद में जब बस स्टॉप आ गया तो कहा कि उतर जाओ, आ गया तुम्हारा स्टॉप। मैंने कहा यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे है करके, और आगे है।
वो समझ गया ठीक है रहेगा भाई, कुछ हो गया होगा। तो फाइनली वो मतलब काफ़ी तेज चला रहा है आगे, और वो जो जंक्शन था मेरे होटल का वो ऑलरेडी निकल गया। तब मुझे याद आ गया कि ये जंक्शन था। तब मैंने उसे बताया कि यहाँ रुकना है। वो थोड़ा सा आगे उसने रोक दिया और फॉर्चुनेटली मैं मेरे होटल में वापस पहुँच गया। मुझे आज तक नहीं पता इस होटल का क्या नाम है, ना ही मुझे ये लोकेशन का नाम पता है। मैंने गूगल में सर्च करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, और ये सब 5 साल पहले मैंने किया था, जब मैं मतलब ये सब ना ही मैं उस वीडियो रिकॉर्डिंग के मूड में था और ना ही मतलब वो अभी भी कोई फोटोज मेरे पास मौजूद है, क्योंकि उसके बाद मेरे 2 हार्ड डिस्क क्रैश हो गए। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस काफ़ी सारे हुए थे मुझे आगे भी। तो लोगों के साथ बातचीत करना, भाषा कभी बैरियर नहीं होती है, ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको अगर ये भी नहीं पता कि आप कहाँ हो, कहाँ रह रहे हो, किस हालत में रह रहे हो, तो भी लोग हमेशा हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, आसपास के लोग, चाहे दुकान वाले हो, चाहे पैसेंजर्स हो, चाहे बस कंडक्टर्स हो या ट्रैफिक पुलिस हो, ये लोगों को आप बार बार लोगों को बता बता के आप पूछ के, भाषा नहीं भी पता हो तो भी कुछ ना कुछ सहायता मिलती है। और सबसे मेन चीज़ है कि जागरूक रहना। ठीक है, जब मेरी ये गलती हो गई कि जब निकल रहा था उस वक्त मुझे या एटलीस्ट होटल का नाम तो पता होना चाहिए था। रिसेप्शन में पूछना चाहिए था कि होटल का नाम क्या है, या फिर उसका फ़ोन नंबर लेना चाहिए था, या कुछ तो मुझे लेना चाहिए था। तो ये सब मैं ब्लैंक, बस मुझे ये बस पकड़नी है, यही मेरे दिमाग में था। इसके वजह से ये चीज़ छूट गई, जो कि नहीं होना चाहिए एक अलग से, टोटली अलग से देश में, जहाँ पर मतलब ना भाषा पता है ना कुछ पता है। अगर मैं घूम जाता वहाँ पर तो मेरी फ़्लाइट फिर से छूट जाती, और फिर उसके बाद तो मैं उस देश में अटक जाता, क्योंकि मुझे वीज़ा सिर्फ 15 दिन का मिला था और ये मेरा शायद 11वां या 12वां भी दिन था। तो उस केस में मुझे रिटर्न आने में बहुत प्रॉब्लम होता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसा जिस तरह से मैंने रिस्क लिया है, आप मतलब मैं ये एनकरेज नहीं करना चाहता हूँ इस तरह से। लेकिन हाँ, आपको अगर घूमना है तो डेफिनेटली आप मतलब लोगों के साथ पूछ के या पहले सब इन्फॉर्मेशन लेके ही आप निकल जाइए, तो ही मतलब बेटर होगा। और ये मैं जस्ट टाइम टू टाइम पहुंचा हूँ, मतलब मैं जस्ट शाम को 7 बजे पहुंचा और जस्ट डिनर लेके 8 सवा 8 बजे वो हमारे मतलब वो हमें लेके वो लोग एयरपोर्ट में चले भी गए थे। तो ये भी एक चीज़ बताना है कि मतलब आपको जब भी घूमना है तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा लेके रखना होगा पहले, और उस दिन का जो शेड्यूल है वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इंटरनेट में जो लिखा है वो। इंटरनेट से आपको डेफिनेटली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन आपका जो शेड्यूल है, आपके शेड्यूल के हिसाब से एटलीस्ट 1-2 घंटे स्लैक जो है, स्पेशली इंटरनेशनल में तो बहुत ज़रूरी है स्लैक रखना। तो आप जब भी प्लान करोगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। और इस तरह से अगर फ्लाइट मिस होती है तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको कुछ जर्नी मतलब ज़्यादा गैप ना हो तो आप रिस्क मत ले, आप होटल में ही रहिए। चाहिए तो बस आसपास कोई मार्केट में वगैरह जाइए, बस मुश्किल से 1-2 किलोमीटर वॉकेबल डिस्टेंस में रहिए, ताकि मतलब कुछ मेरे जैसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मेरे काफ़ी सारे मतलब चीज़ें मुझे शेयर करने, जो भी मेरे एडवेंचर्स हुए थे, जर्नीज़ वगैरह हुए थे। तो इसके लिए मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, और आप ये चैनल देखते रहिए इसके लिए। थैंक यू।